या अन्य कोई चीज़ जोड़ दी गई जो आर्टिकल 110 में नहीं है, तो उसको हम रख देंगे वित्त विधेयक श्रेणी 1 में। अभी थोड़ा 10-15 मिनट बाद इसको बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे, अभी इतना नोट बनाएं। वित्त विधेयक श्रेणी 2 में क्या होगा? श्रेणी 2 में क्या होगा कि इसमें आर्टिकल 110 की बात नहीं होगी, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर की बात होगी। आय व्यय की बातें तो होंगी, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो 110 में हो। ठीक है, अभी इसको हम समझेंगे, अभी आप बस आर्टिकल रखें। ठीक है, समझे जी इतनी बात को? कैटेगरी समझ गए? अब एग्जाम में मान के चलो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि विषय वस्तु के आधार पर कितने बताए हमने? 3। तो तीसरा होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। अब एक एक करके इनको समझेंगे हम। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जैसे थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, तो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है, बड़े ध्यान से देखना। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने कुछ नहीं लिखा ना, तो मैंने लिखा पेश करने के आधार पर, ना मैंने लिखा विषय वस्तु के आधार पर। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या आंसर आएगा आपका? अब इन नामों से जरा देखिए कितने प्रकार के आपको तो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो अगर वो कैटेगरी ही बना देगा, वो बोल देगा पेश होने के आधार पर, तो तब तो बचा ही नहीं कि 2 होंगे। आपसे पूछ ले विषय वस्तु के आधार पर, सब्जेक्ट मैटर के आधार पर कितने होंगे, तो विषय वस्तु के आधार पर 3 होंगे। ये बात हमने जान ली। लेकिन वो इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल ना करके आपसे पूछ ले विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, यानी फिर हमारी सामान्य समझ कहेगी कि 4 होंगे, क्योंकि एक साधारण विधेयक हो जाएगा, एक धन विधेयक हो जाएगा, एक वित्त विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक हो जाएगा। तो 3 तरह से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तीनों तरह का प्रश्न आपको सही बताना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। पेश बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल। एक तो आपका कौन सा हो जाएगा? गवर्नमेंट बिल और एक प्राइवेट बिल। ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के आधार पर, तो आप कह देंगे वो होगा आपका ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और अगर आपसे पूछ ले जनरली देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल, तब आपको कहना है कि 4 प्रकार के होंगे। एक ऑर्डिनरी होंगे, एक आपका मनी बिल होंगे, एक फाइनेंस बिल होंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होंगे। तो 4 प्रकार के बिल हो जाएंगे हमारे। कोई दिक्कत इतनी बात में? आगे चलें, अब समझ सकते हैं सबको। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले कहाँ से? साधारण विधेयक से। ये तो समझ गए, ये किसके द्वारा? मंत्री के द्वारा पेश होगा। और ये किसके द्वारा होगा? ऐसे व्यक्ति जो मंत्री नहीं है, जो विच आर नॉट मिनिस्टर्स, और विच आर मिनिस्टर्स दे कैन पुट द गवर्नमेंट बिल, और दे आर नॉट द मिनिस्टर्स कैन पुट द प्राइवेट बिल। अब आते हैं, ध्यान से लिखना अच्छे से। पहली बात, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक अर्थात आपका ऑर्डिनरी बिल। नोट्स बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे उसको क्या होता है। साधारण विधेयक और ऑर्डिनरी बिल। साधारण विधेयक के बारे में क्या बातें हैं? पहली बात, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। कैन बी पुट इन ईदर हाउस। किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। प्रस्तुत हो सकता है। आप पर कोई बाध्यता नहीं होगी कि लोकसभा में ही शुरू करना है या राज्यसभा में ही शुरू करना है। कैन बी पुट या कैन बी प्रेजेंट। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात होती है गतिरोध पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। मैंने बताया था आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी? गतिरोध पर एक संयुक्त बैठक। और मुझे बताओ संयुक्त बैठक कौन बुलाएंगे? गतिरोध पर संयुक्त बैठक बुला ली जाएगी। ठीक है, यानी कि जॉइंट मीटिंग ऑन डेडलॉक, मतलब गतिरोध, कि भाई लोकसभा में तो पारित हो गया, और लोकसभा में पारित होने के बाद में गया राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या कर सकती है उसको? या तो राज्यसभा उसको पास कर देगी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो प्रेसिडेंट साहब के पास चला जाएगा। राज्यसभा ऐसा भी तो कर सकती है, उसको अस्वीकृत कर दे। तो ये क्या हो गया? एक हिंड्रेंस हो गई, एक बाधा हो गई, एक ऑब्स्टेकल हो गई। या ऐसा हो सकता है कि वो उसको रोके रखे, या ऐसा हो सकता है वो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे। संभव है ना? यही 4 स्थितियां होती है, या तो पास करेंगे, या अस्वीकृत करेंगे, ठीक है, या उसको रोक के रखेंगे,
या उसको वापस भेजेंगे पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। तो 4 ही चीजें होती हैं। 4 में से एक चीज है कि उसको उन्होंने बोल दिया ठीक है पारित करो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बाकी 3 स्थितियां जो हैं उनको बोलते हैं गतिरोध। ऐसी स्थितियों में क्या बुलाई जाती है, फिर आपका जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी। जॉइंट मीटिंग को कौन बुलाएंगे, राष्ट्रपति बुलाएंगे। लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे जॉइंट मीटिंग की, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, समझते ना, दोनों सदन को एक साथ बिठा करके। तो जब मैं बोला करूं तो उससे संबंधित आर्टिकल लिखा करो, सोचा करो कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है, ये आपको सोचना चाहिए। ठीक? दूसरी बात क्लियर होगी। तीसरी बात है, क्या इसको कौन रखेंगे, सरकारी या गैर सरकारी, दोनों तरह के सदस्य रख सकते हैं। सरकारी या गैर सरकारी, इसका मतलब समझ रहे, मंत्री या तो मिनिस्टर्स हो या एमपी, दोनों। गैर सरकारी, दोनों दोनों रख सकते हैं उसको, वो दोनों के दोनों पुट कर सकते हैं। ठीक है, कैन पुट बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। कैन पुट बाय ए मिनिस्टर, मिनिस्टर बोल दूं तो समझ जाएंगे ना कि भैया किसकी, सरकारी की बात करें, और एनी अदर एमपी, और उनके अलावा भी अन्य कोई आपका सांसद है तो वो भी उसको पुट कर सकता है। चौथी बात क्या है, दोनों सदनों को बराबर शक्ति है। ऐसा नहीं होगा किसी सदन को ज़्यादा शक्ति है, दोनों सदनों को बराबर शक्ति है। मतलब दोनों उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। दोनों सदनों को बराबर शक्ति है। बोथ हाउसेज हैव इक्वल पावर। बोथ हाउसेज हैव इक्वल पावर। इसके बारे में, ऑर्डिनरी बिल के बारे में। देखो, जैसे हम बताते हैं कि धन विधेयक कहाँ पर पेश होता है, तो धन विधेयक के मामले में आप देखते हो कि एक विशेष शक्ति प्राप्त है लोकसभा को। राज्यसभा को वहां पर ज्यादा शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यसभा तो बस उसको होल्ड भी कर सकता है, तो 14 डेज तक, 14 डेज तक ही क्यों होल्ड कर सकता है, इतने कम दिन का क्यों प्रावधान किया गया है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, याद रखेंगे इसमें, दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। तो ये तो हो गया आपका साधारण विधेयक कैसे पुट होगा। अब इसको पारित करने के लिए, क्या करने के लिए, इसको पास कैसे कराया जाए, ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एमटीएस में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे मैं आपसे वो क्वेश्चन पहले पूछ लूँ, देखूं कितने बच्चे जानते हैं। पारित करने के लिए, टू पास, जैसे अभी पूछा गया था कि किसी विधेयक को, एसएससी एमटीएस अभी रिसेंट में, किसी विधेयक को, किसी बिल को आपका पेश करते समय किसी सदन में उसका पाठन कितने बार होता है। तो आंसर करें जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा ये मुझे। तो किसी बिल का जो पाठन होगा वो कितनी बार होगा, बताएं एक बार। एक बार होगा या अनेक बार हो सकता है, एक बार, अनेक बार, ठीक है, 2 बार या 3 बार हो सकता है। बहुत बढ़िया, सारे लोगों का आंसर आए। मैं आपकी कॉमन समझ देखना चाहूँगा। कुकीज वीडियोज ने कहा है 2 बार होगा, एजुकेशन टाइम ने कहा है 4 बार होगा, और कई साथियों ने 4 बार और 2 बार, यानी 4 बार, 2 बार और 1 बार वाले ज़्यादा हैं। सिर्फ एक आकाश भाई हैं जिन्होंने कहा है 3 बार होगा। 3 बार वाले सारे सही हैं और वो ना के बराबर हैं। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, एमटीएस में बनता है तो फिर तो जेई में तो बहुत अच्छा बन सकता है, फिर तो सीडीएस में बहुत अच्छा बन सकता है, और कमीशन तो फिर बहुत ही अच्छा पूछ सकता है ना। कई साथियों ने लिखा नहीं पता, वो ग्रेट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा नहीं पता है। तो क्या बोलेंगे, तो जब पारित करने के लिए जाएगा, अब बताओ किसी भी सदन में हमने इसको भेज सकते हैं। तो आप मान लेना किसी भी एक सदन से, या तो लोकसभा से या राज्यसभा, आपकी मर्जी है जहां से भी आप शुरू करना चाहते हैं। तो क्या होंगे वहां पर पारित करने के लिए, इसके 3 पाठन होते हैं। इसके क्या होंगे, वहां पर 3 पाठन होते हैं। कितनी रीडिंग्स होंगी, 3 पाठन होते हैं। ये बात याद रखना, कितने पाठन होंगे, 3 होंगे। इट हैज 3 रीडिंग्स, इट हैज 3 रीडिंग्स। और वो 3 रीडिंग्स में क्या क्या होगा ये आपको समझना है। देखो, किसी भी सदन में शुरू किया तो जो पहला पाठन होगा, यानी कि जो फर्स्ट रीडिंग होगी, उसमें क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग किसने पेश किया है इसको। अब आप जान गए इस बात को कि भैया इसको तो पेश जो है कोई भी कर सकता है, मिनिस्टर या अदर मेंबर। तो मान के चलो एक मिनिस्टर ने पेश किया या किसी एमपी ने पेश किया, तो वो पहले दिन आएगा। और नोटिस कितने दिन पहले देगा इसके लिए, बताओ।
इसके लिए नोटिस कितने दिन पहले देगा? तो आप कहेंगे भैया ये सरकारी है या गैर सरकारी है, दोनों ही इसको रख सकते हैं। अगर वो व्यक्ति गैर सरकारी था तो 30 दिन पहले नोटिस दिया होगा उसने। अगर किसी मंत्री ने उसको रखा है तो उसने, मिनिस्टर ने कितने दिन पहले नोटिस दिया होगा? 7 दिन पहले नोटिस दिया होगा। तो उनका वो कंसीडर हो गया कि ठीक है, आप इसको इस दिन, उसको सदन के जो प्रमुख हैं वो बताएंगे कि इस दिन आप इसको पुट कर सकते हैं, तो पुट हो गया। तो पहला दिन जो होगा, जो पाठन का होगा, इस दिन क्या बताया जाएगा? जो व्यक्ति इसको पुट कर रहा है वो इसका शीर्षक पढ़ेगा, शीर्षक पढ़ता है इसका कि भाई, और साथ में इसका उद्देश्य बताएगा। क्या बताएगा? इसका उद्देश्य, यानी कि इसके टाइटल को पढ़ेगा, इसका टाइटल पढ़ेगा कि भाई किस बारे में है, और इसके ऑब्जेक्टिव, इसे हम क्यों लेके आना जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। जैसे आप सबका भी अपने जीवन में कोई उद्देश्य होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि आपके जीवन में आपका क्या उद्देश्य है, तो आप बताओगे कि मैं इस चीज़ों को इस तरह से और इस रास्ते से करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने ये योजना बनाई है, ठीक है, और इस तरह से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें शीर्षक और उद्देश्य बताया जाता है, और शीर्षक और उद्देश्य को क्या कर लिया जाता है? अगर स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, सदन के प्रमुख उसको बोलेंगे कि ये स्वीकार है, ठीक है, स्वीकार है, ठीक है, इसका जो उद्देश्य है, जो आप चाह रहे हैं, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर इसकी दूसरी रीडिंग होगी सदन में ही, ये मान के चलो लोकसभा है, राज्यसभा, जो भी आप मान लें। तो द्वितीय पाठन में क्या होता है? जो आपका सेकंड रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, उसमें क्या होगा? बहस और चर्चा होगी। विपक्ष भी तो करेगा ना, या जो जिसके द्वारा पेश हुआ उसका जो विपक्ष है, यानी इस पे क्या होगा? आपका एक डिबेट एंड डिस्कशन होगा, डिबेट एंड डिस्कशन। ये किस में होते हैं? पहले में कोई डिबेट नहीं होगी। जब पहली रीडिंग हुई है तो कोई डिबेट नहीं है, उसमें मौका मिलेगा उस व्यक्ति को जिसने पुट किया है कि आप बताएं भैया, आप क्या चाहते हैं, ये बिल आए हमारे देश में, ऐसा कानून बने, आप ये क्यों चाहते हैं, तो वो एक्सप्लेन करेगा उसको। दूसरे में अब लोग बोलेंगे नहीं, इस पर जो ये बिंदु है तो ये तो गलत है, तो इनको बिंदु कैसे पता चले? तो ये जो बिल यहाँ पे लेके आने चाह रहे थे, ये सारा पढ़ के नहीं बताएंगे कि मान के चलो उसमें बिल में आपका 200 पेज है तो 200 पढ़ के बताएंगे, सिर्फ मोटा मोटा ये बता देंगे कि ये हमारा टारगेट है। तो उस पूरे बिल की जो कॉपी है वो बाकी सब लोगों को पहुंचा दी जाती है, प्रिंटेड कॉपी, कि भाई ये लो, आप सबकी सीट पर ये कॉपी पहुंच गई हैं। और इस पर जब दूसरी इसकी वो बता देगा कि जब इसका जो सेकंड रीडिंग होगा तो तब तक उम्मीद करेंगे आप उसको पढ़ के आना। तो जिनको बहस करनी होगी वही तो पढ़ के आएंगे, विपक्ष के लोग ही तो पढ़ के आएंगे। उसमें भी जो कुछ इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, कुछ अपने नींद लेंगे आराम से कि ठीक है, पढ़ना क्यों है, होता हो पास ठीक है, नहीं होता हो तो ठीक है। या कुछ जिम्मेदारी दे देते हैं अपनी तरफ से कि जैसे बीजेपी ने पेश किया तो कांग्रेस के किसी आदमी को कह दिया जाएगा कि भाई आप 2-3 लोग इस पर अपनी टीम से रिसर्च करवाओ, वो पॉइंट्स इसमें सर्च करवाओ कि भाई किस किस पर हम डिबेट कर सकते हैं, तो सदन में कल बखेड़ा करेंगे उस बात पर, ठीक है, कोई दिक्कत? भैया एक्सेप्ट ही नहीं, तो एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर तो क्या मतलब हो गया उसका? फिर दोबारा से उसको पुट करना पड़ेगा, संशोधन करने पड़ेंगे उसमें कि भाई क्यों पुट नहीं हुआ, फिर अध्यक्ष बताएंगे ना इसके स्वीकार ना होने के कारण क्या है, तो उन चीज़ों को फिर दूर किया जाएगा, है ना। तो द्वितीय पाठन सेकंड में क्या होगा? बहस और चर्चा होगी। तीसरे में क्या होगा? अब देखो एक चीज और होती है यहाँ पर, मैंने क्या बोला, इनको क्या मिलती है यहाँ पर? प्रिंटेड कॉपी दे दी जाती है सब लोगों को। अब दूसरे सदन में बहस हो गई, चर्चा हो गई, लेकिन मान के चलो अभी भी ये हुआ कि भाई जो विपक्ष है वो उन चीज़ों को नहीं देख पाया कि इसके अंदर क्या खामियां हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या कमियां हैं, इसमें क्या और सुधार होने चाहिए। तो संसद में एक समिति होती है, अस्थायी समिति, वो बनाई इसलिए जाती है, उसका नाम है प्रवर समिति, यानी सेलेक्ट कमेटी। तो सेलेक्ट कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि वो किसी विधेयक को बहुत ध्यान से पढ़े कि भारत के संविधान के अनुरूप ये है या नहीं है, कहीं भारत के संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इसमें कोई आपका गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये काम किसका है? तो जैसे ही दूसरे सदन में पास होता है द्वितीय पाठन के बाद में, फिर ये प्रवर समिति को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? सेलेक्ट कमेटी को। जब मैं संसद की समितियां पढ़ाऊंगा आपको, अगली क्लास में हम संसद की समितियां ही पढ़ेंगे, स्थायी और अस्थायी समिति कौन सी होती हैं। तो ये जाता है किसको? एक सेलेक्ट कमेटी को। सारे लोग बोले सेलेक्ट कमेटी का क्या काम है? जांच करना कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। लिख भी सकते हैं आप इस बात को, प्रवर समिति का कार्य कार्य उस बिल को एग्जामाइन करने का होता है, उस बिल की या उस विधेयक की जांच करने का होता है। ओके, फिर हुआ दूसरा पाठन हो गया। तीसरा पाठन क्या होगा? जो बहस होनी थी वो हो चुकी। तृतीय जो साथी आपका पाठन होगा, जो थर्ड रीडिंग होगी, क्या होगी? जो थर्ड रीडिंग होगी हमारी,
और थर्ड रीडिंग में क्या होगा, फिर मतदान होगा, वोटिंग होगी। थर्ड में क्या होगा, मतदान, यानी